So MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. This is the average of volume of hemoglobin in a given period of packed cells. एवरेज वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल्स या फिर आर सेल आरबीसी. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है एमसीएचसी का? एमसीएचसी का फॉर्मूला होता है एमसीवी अपॉन एमसीएच. इज द सेम थिंग, लिटिल डिफरेंट. मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का मतलब अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ पर सेल. ओके, सो इसको कहते हैं एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन. हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का मतलब है आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है. कॉर्पस्कुलर मतलब आरबीसी, पर अगर हम कह रहे हैं मीन तो उसका मतलब एवरेज. एवरेज आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है. आगे आते हैं मीन. नॉर्मल एमसीएचसी इज सीन इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी. नॉर्मल एमसीएचसी इज सीन इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी. फिर आते हैं आरडीडब्ल्यू पे, रेड सेल विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ. नॉर्मल आरडीडब्ल्यू इज 11.5 से 14.5. सो नॉर्मल आरडीडब्ल्यू इज 11.5 से 14.5. रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को कहते हैं आरडीडब्ल्यू. इंडिकेट्स द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड सेल साइज और डिग्री ऑफ एनाइसोसाइटोसिस. मतलब कितना ज़्यादा साइज एंड शेप. सो ये कोएफिशिएंट है ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड सेल साइज और शेप. एनाइसोसाइटोसिस का कितना डिग्री है उसको कहते हैं आरडीडब्ल्यू. ये बता रहे कितना आरबीसी बहन तक पगला गया है. सो आरडीडब्ल्यू हेल्प्स टू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम थैलेसीमिया. So RDW is helpful for discriminating between thalassemia and iron deficiency anemia. Microcytic anemia is seen in both of them. Microcytic anemia जो है दोनों में मिलता है. तो सीता है ना, SIT है. सो आयरन डेफिशिएंसी भी है AI से और थैलेसीमिया भी है T से. सो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? दोनों में माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, पर RDW दोनों का अलग है. RDW बोले तो दोनों मतलब कितना ज़्यादा सेल्स में शेप और साइज का डिफरेंसेस आ रहा है. रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, सो उसको कहते हैं आरडीडब्ल्यू. रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ आरडीडब्ल्यू इज नॉर्मली इज 11.5 to 14.5. इंडिकेट्स द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड सेल्स साइज और डिग्री ऑफ एनाइसोसाइटोसिस. आरडीडब्ल्यू हैज टू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम थैलेसीमिया. माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज सीन इन बोथ ऑफ देम. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आरडीडब्ल्यू जो होता है बढ़ जाता है, बट थैलेसीमिया में क्या होता है, आरडीडब्ल्यू होता है वो नॉर्मल होता है. सो थैलेसीमिया में आरडीडब्ल्यू नॉर्मल होता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ जाता है. ठीक है. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरडीडब्ल्यू इज रेस्ड, बट थैलेसीमिया में आरडीडब्ल्यू इज नॉर्मल. थैलेसीमिया में आरडीडब्ल्यू इज नॉर्मल और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरडीडब्ल्यू इज रेस्ड. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरडीडब्ल्यू इज रेस्ड, थैलेसीमिया में आरडीडब्ल्यू नॉर्मल रहता है. और दोनों माइक्रोसिटिक एनीमिया के एग्जांपल है सीता. सो एमसीवी के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक. सो माइक्रोसिटिक में भी 4 हो गए ना, सीता. सो सिड्रोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आई से, टी से हो गया थैलेसीमिया, ए से हो गया एनीमिया क्रॉनिक डिसीज. फिर ये हो गया सीता. सो ये हो गया माइक्रोसिटिक. अब माइक्रोसिटिक की बात है तो नॉर्मोसाइटिक. नॉर्मोसाइटिक का है हारा, HARA हारा. सो हारा में H से हो गया हीमोलाइटिक एनीमिया. अच्छा, थैलेसीमिया जो है वो खुद हीमोलाइटिक एनीमिया है, बट हीमोलाइटिक एनीमिया इन जनरल एक्सेप्ट थैलेसीमिया इसमें आते हैं एमसीवी में. और ए से हो गया ए प्लास्टिक एनीमिया, और आर से हो गया रीनल डिजीज़, और ए से हो गया अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. फिर आते हैं माइक्रोसिटिक पे. माइक्रोसिटिक में हो गया LHMC. LHMC से क्या क्या हो गया, लिवर डिजीज़. और H से हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, और M से हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और ए से हो गया अनीमिया ऑफ आई थिंक ए से है LHMC सॉरी लिवर डिजीज. एच से हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, एम से हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और फिर हो गया साइटोटॉक्सिक ड्रग्स. सो ये हो गया हारा में. हारा के बाद LHMC में माइक्रोसाइटिक में लिवर डिजीज. फिर एच से हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, एम से हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और सी से हो गया साइटोटॉक्सिक ड्रग्स. ठीक है. फिर आता है एनीमिया बेस्ड ऑन MCH. MCH मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. सो हीमोग्लोबिन या तो मतलब ऐसे हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक. हाइपरक्रोमिक एनीमिया नहीं होता है, याद रखना है. हाइपोक्रोमिक यानी कि हीमोग्लोबिन कम है. इसको कैसे जज करते हैं, MCH से, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. मतलब ठीक है ना, MCH से नहीं है, MCH है. ठीक है ना.
सो हाइपोक्रोमिक एनीमिया और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज लेस दैन 27 पिकोग्राम, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मतलब 27 से 32। और हाइपरक्रोमिक एनीमिया यूजुअली नहीं होता है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं होता आरबीसी में। आई थिंक लाइसिस हो जाता है आरबीसी का मे बी। सो वेरिएशन इन सेल साइज को कहते हैं एनाइसोसाइटोसिस और शेप में कहते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। सो पोई मतलब लगा लो कोई लड़की है, बहुत अच्छा शेप है उसका, गोल मटोल टाइप, सो उसको कह सकते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। और ये था साइज का करेंगे एनाइसोसाइटोसिस। सो एनाइसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस। सो एनाइसोसाइटोसिस हो गया साइज का और शेप हो गया लड़की से पोइकिलोसाइटोसिस। अब आता है एनीमिया प्रॉपर में। सो एनीमिया का डेफिनेशन क्या है? डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, डिक्रीज्ड रेड सेल मास या फिर डिक्रीज्ड हीमाटोक्रिट को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का डेफिनेशन क्या है? डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, डिक्रीज्ड रेड सेल मास, डिक्रीज्ड हीमाटोक्रिट। एनीमिया भी अलग अलग टाइप्स के हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया जिसके अंदर आई थिंक थैलेसीमिया आता है। फिर अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस हो गया, वो वाला एनीमिया, सर्जरी वर्जरी और पैरासाइट, कोलोरेक्टल कैंसर वगैरह, है ना। अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस और हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया में भी 3 होगा, है क्या? एनाप्लास्टिक एनीमिया और PCPRC है, प्योर रेड सेल एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया और माइलोप्थिसिक एनीमिया। सो एप्लास्टिक एनीमिया PRC है मतलब प्योर रेड सेल एप्लेजिया और माइलोप्थिसिक एनीमिया, तीनों हो गए, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया, माइलोप्थिसिक एनीमिया और PRC है प्योर रेड सेल एप्लेजिया। एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया और फिर डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या क्या हो गया? विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस हो गया, हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, PRCF और प्योर रेड सेल एप्लेजिया, एप्लास्टिक एनीमिया और एप्लेजिया। सो PRCA प्योर रेड सेल एप्लेजिया और एप्लास्टिक एनीमिया, दोनों ये हो गया हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया के एग्जाम्पल्स। सो क्या क्या है? पहला तो है पहला तो है हीमोलाइटिक एनीमिया, फिर है क्रॉनिक एंड एक्यूट ब्लड लॉस, फिर है हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया और लास्टली डेफिशिएंसी एनीमिया। डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12। सो हीमोलाइटिक एनीमिया के बाद हो गया एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस, फिर क्या हो गया हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया में एप्लास्टिक एनीमिया, PRCA प्योर रेड सेल एप्लेजिया और माइलोप्थिसिक एनीमिया। सो एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल पहले हो गया एप्लास्टिक एनीमिया, फिर हो गया प्योर रेड सेल एप्लेजिया, फिर हो गया माइलोप्थिसिक एनीमिया। सो एनीमिया में ऐसे क्या हो गया? हेमो कहता है माइलोप्थिसिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, फिर एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस, फिर क्या होगा? हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया। हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया फिर 3 हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, एप्लास्टिक एप्लेजिया, एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया और लास्टली क्या था? माइलोप्थिसिक एनीमिया। ये तीनों हो गए हाइपोप्रोलिफरेटिव। तो हाइपोप्रोलिफरेटिव में क्या क्या आ गया? एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया और माइलोप्थिसिक एनीमिया। आते हैं डेफिशिएंसी एनीमियाज में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर आता है हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमियाज प्रॉपर में। तो हाइपोप्रोलिफरेटिव हम लोगों को पता है क्या क्या आता है? एप्लास्टिक एनीमिया और क्या क्या आता है? एप्लास्टिक एनीमिया, PRCA प्योर रेड सेल एप्लेजिया और लास्ट था एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया और माइलोप्थिसिक एनीमिया। सो आते हैं एप्लास्टिक एनीमिया में जनरलाइज बोन मैरो सप्रेशन इज सीन, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट्स एंड रेटिकुलोसाइट्स। तो जनरलाइज बोन मैरो सप्रेशन होता है एप्लास्टिक एनीमिया में। एप्लास्टिक एनीमिया का ही मतलब बोन मैरो सप्रेशन है। डिक्रीज हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट एंड रेटिकुलोसाइट्स। तो RBC रेटिकुलोसाइट्स कम है, प्लेटलेट काउंट घटा हुआ है, हीमोग्लोबिन घटा हुआ है और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट घटा हुआ है। सो टोटल ल्यूकोसाइट यानी WBC कम है, प्लेटलेट कम है, RBC कम है, तीनों कम है और हीमोग्लोबिन तो है ही कम। तो ये एनीमिया का डेफिनेशन में ही क्या है? डिक्रीज हीमोग्लोबिन और सेल मास और हीमाटोक्रिट, ठीक है। फिर आते आगे कॉजेज में इनहेरिटेड या अक्वायर्ड दोनों हो सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो सप्रेशन होता है। अक्वायर्ड कॉजेज आर मोर कॉमन लाइक ड्रग्स, केमिकल्स, वायरसेस। सो ड्रग्स, केमिकल्स
के कारण अक्वायर्ड कॉज हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया अक्वायर कर सकता है बंदा। इनहेरिटेड कॉज बचपन से होता है, जन्म से ही, उसमें खराबी होता है बच्चे में, तो ये जेनेटिक कॉज हो सकता है, डीएनए रिपेयर डिफेक्ट हो सकता है। फैनकोनीज एनीमिया इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड स्टैचमैन सिंड्रोम और डिस्कैरेटोसिस कॉन्जेनिटा, शॉर्ट टीलोमियर्स। सो डिस्कैरेटोसिस कॉन्जेनिटा, डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड स्टैचमैन सिंड्रोम और डिस्कैरेटोसिस। सो डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड स्टैचमैन सिंड्रोम और डिस्कैरेटोसिस कॉन्जेनिटा। अक्वायर्ड कॉजेज में क्या हो सकता है? ड्रग्स, केमिकल्स और वायरसेस। वायरस में हो गया पायरोवायरस, B19, HIV, Hep C, Hep B, सब एप्लास्टिक एनीमिया करा सकता है, ठीक है। Hep C, Hep B, एप्लास्टिक एनीमिया। अक्वायर्ड कॉजेज आर मोर कॉमन लाइक ड्रग्स, केमिकल्स एंड वायरसेस। वायरसेस में हो गया पायरोवायरस, B19 और एप्लास्टिक एनीमिया। ड्रग्स, वायरसेस और केमिकल्स। वायरसेस में हो गया पार्वोवायरस, B19 और HIV और Hep C, Hep B। और इनहेरिटेड कॉज में हो गया फैनकोनीज एनीमिया। इसमें क्या होता है? डीएनए रिपेयर डिफेक्ट होता है, डायमंड स्टैचमैन सिंड्रोम और डिस्कैरेटोसिस कॉन्जेनिटा। सो डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड स्टैचमैन सिंड्रोम और डिस्कैरेटोसिस कॉन्जेनिटा। इसमें क्या होता है? शॉर्ट टीलोमियर्स। सो ऐसा हो गया फैनकोनीज एनीमिया का। फैनकोनीज एनीमिया क्या है? कंजेनिटल है। और एक्वायर्ड में क्या हो सकता है? ड्रग से, केमिकल से, वायरसेस से। वायरसेस में क्या हो गया? पारोवायरस, B19 और HIV, Hep C, Hep B। इनहेरिटेड कॉज में क्या क्या होगा? फैनकोनीज एनीमिया। उसमें क्या होता है? डीएनए रिपेयर डिफेक्ट होता है, डायमंड स्टैचमैन सिंड्रोम और डिस्कैरेटोसिस कॉन्जेनिटा, शॉर्ट टीलोमियर्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हो गया पैलर, फटीग और इंक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग टेंडेंसीज। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या हो गया? पैलर, फटीग, इंक्रीज इन्फेक्शंस एंड ब्लीडिंग टेंडेंसीज। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का पैलर मतलब रंग फीका पड़ गया। फिर फटीग, थकान हो जाएगा। फिर इंक्रीज्ड infections and bleeding deficiencies, increased infections and bleeding deficiencies. और फिर क्या है? स्प्लीन इज लेवर इन्वॉल्व इन एप्लास्टिक एनीमिया, देयरफॉर स्प्लीनोमेगली इज नॉट सीन। एप्लास्टिक एनीमिया में स्प्लीनोमेगली नहीं दिखता क्योंकि सिर्फ बोन मैरो सप्रेशन, स्प्लीनोमेगली नहीं होगा। लैब टेस्ट में क्या क्या है? पैनसाइटोपिनिया, मतलब तीनों घटा हुआ है, और रेटिकुलोसाइटोपिनिया, यानी कि जो रेटिकुलोसाइटोपिनिया का एक टेबल भी था ना पीछे, रेटिकुलोसाइटोसिस और रेटिकुलोसाइटोपिनिया, दोनों में अंतर क्या क्या? सो रेटिकुलोसाइटोसिस मतलब रेटिकुलोसाइट बढ़ा हुआ है, इसमें एक्यूट एंड क्रोनिक ब्लड लॉस हो गया और हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, ठीक है। सो पहला दोनों एनीमिया जो उधर था, और ट्रीटमेंट ऑफ आयरन और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में भी दिख सकता है रेटिकुलोसाइटोसिस। रेटिकुलोसाइट बढ़ रहा है ना, रेटिक काउंट बढ़ जाएगा। कॉज ऑफ रेटिकुलोसाइटोपिनिया यानी कि रेटिकुलोसाइट का काउंटिंग कम हो रहा है, रेटिक काउंट 0.5% से ज़्यादा कम हो गया। सो उसका कारण में एक तो बोन मैरो सप्रेशन यानी कि एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, याद रखना। सो रेटिकुलोसाइटोपिनिया यहाँ पे मिलता है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। सो रेटिकुलोसाइटोसिस कहाँ मिल रहा है इनमें से? पहला, दूसरा और तीसरे में, लास्ट वाले में, इन तीनों में रेटिकुलोसाइटोसिस मिल रहा है। और रेटिकुलोसाइटोपिनिया मिल रहा है एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो सप्रेशन और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 और आयरन के कारण भी हो सकता है रेटिकुलोसाइटोसिस, ठीक है, रेटिकुलोसाइटोसिस हो सकता है अगर ट्रीटमेंट करने के कारण, उसका एज अ इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लैब टेस्ट में हो गया पैनसाइटोपिनिया। और RDW किस लिए कहते थे? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सो लैब टेस्ट में आता है पैनसाइटोपिनिया, तीनों का तीनों कम हो गया, क्या आरबीसी कम, डब्ल्यूबीसी कम, प्लेटलेट कम, ठीक है। ओके, और पैनसाइटोपिनिया के बाद रेटिकुलोसाइटोपिनिया भी दिख रहा है। रेटिकुलोसाइटोपिनिया करने का मतलब भी समझ गए ना, डेपो में प्रश्न है प्लास्टिक में रेटिकुलोसाइटोपिनिया दिखता है, रेटिकुलोसाइट्स का संख्या कम जाता है काफ़ी ज़्यादा। ओके आगे चलते हैं, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया विद पैनसाइटोपिनिया। सो इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक का एग्जांपल्स क्या कहता है, हारा, एच से था हीमोलाइटिक और थैलेसीमिया को छोड़ के, राइट। ए से था ए प्लास्टिक एनीमिया, फिर आर से था रीनल एनीमिया, और एक और ए से था एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। सो रीनल और ए प्लास्टिक, सो ए प्लास्टिक हो गया तो नॉर्मोसाइटिक हो गया, और रेटिकुलोसाइटोपिनिया हो गया क्योंकि पीछे भी हम लोग रेटिकुलोसाइटोपिनिया हो गया क्योंकि पीछे भी हम लोग दूसरे राइट साइड वाले टेबल में वो था। सो रेटिकुलोसाइटोपिनिया हो गया, पैनसाइटोपिनिया हो गया, और आरडीडब्ल्यू में हम लोग पढ़े हैं तो, और क्या पढ़े हम लोग, ये एमसीवी में पढ़े, एमसीवी में पढ़े नॉर्मोसाइटिक, ठीक है। सो तीन चीज़ तो पहले से पढ़ा था, पैनसाइटोपिनिया ऊपर था देखो है ना, टीएलसी घटा हुआ है, प्लेटलेट घटा हुआ है, रेटिकुलोसाइट था, पैनसाइटोपिनिया ऐसे ही हो गया, चेक। फिर आता है रेटिकुलोसाइटोपिनिया, वो पीछे वाले में राइट कॉलम में रेटिकुलोसाइटोपिनिया में एब्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो सप्रेशन है, मेगालोब्लास्टिक है, ठीक है। फिर रेटिकुलोसाइटोपिनिया चेक, और ऑन पेरिफेरल में नॉर्मोसाइटिक भी चेक हो चुका है क्योंकि 80 to 100 फेमटोलीटर होता है नॉर्मल साइज। उस वाले टेबल में भी हमने पढ़ रखा है, टेबल नहीं चारी चार्ट। तो नॉर्मोसाइटिक वाली चार्ट में हारा था, हारा एच से था हीमोलाइटिक एनीमिया, ए से था ए प्लास्टिक एनीमिया, आर से था रीनल डिजीज, और ए से था एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। अब आगे आते हैं लैब डायग्नोसिस में। सो पैनसाइटोपिनिया और रेटिकुलोसाइटोपिनिया दिखेगा, ऑन पेरिफेरल स्मीयर नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया विद पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। नेक्स्ट बोन मैरो एस्पिरेशन, यहाँ पे ड्राई टाइप दिखेगा क्योंकि फ्यू सेल्स इन द बोन होगा, सो ड्राई टाइप मिलता है, ठीक है। देयरफॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी करोगे तो ड्राई टाइप मिलेगा, ठीक है। बोन मैरो में लौड़ा कुछ नहीं दिखना, इसको कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, ऑलराइट। सो हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया का पहला एग्जांपल है एप्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद आता है प्योर रेड सेल एप्लेसिया और माइलोफ्थिसिक एनीमिया, ठीक है। पहले मैं इसी को थोड़ा डायग्राम्स और वो सबसे पढ़ लेते हैं, है ना। सो increased fat and decreased cellularity is seen, space that cells occupy is now replaced by the fat, so fat और बढ़ जाएगा और सेल कम जाएगा, तो एप्लास्टिक एनीमिया में ये दिखता है। बोन मैरो बायोप्सी में शोइंग इंक्रीज फैट एंड रिड्यूस सेल्स, सो सेल ये एक्चुअली बोन मैरो है, ठीक है। बोनी ट्राइबल के लिए ये राइट साइड में पिंक वाला, ठीक है, जो सेल्स पूरे रिप्लेस हो चुके हैं फैट के एडिपोज डिपोजिशन से। और ऑल्सो नोट दैट द फैट नेचुरली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एज, also known as the fat naturally increases with the increase in age. Normal cellularity in bone marrow is 100 minus age of the patient. So normal cellularity कितना होता है, 100 minus age of the patient। मान लो 70 साल का बुढ़ा है तो 100 minus 70 हो गया 30, 70 अगर 100 साल का बुढ़ा है तो 100 minus 100 हो गया 0। सो सेलुलरिटी ऑफ द बोन मैरो में कितने सेल्स हैं, आरबीसी बन रहा है कि नहीं, तो वो बताता है। अगर बोन मैरो में ए प्लास्टिक एनीमिया में या बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है बुढ़ापे में, ठीक है, इन जनरल आरबीसी प्रोडक्शन बुढ़ापे में कम जाता है। सो उसी के बारे में एक ट्रिक बता रखा है कि बोन मैरो के सेल्स का अगर सेलुलरिटी बच जाना, नॉर्मल सेलुलरिटी कितना, तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो एज ऑफ पर्सन, 100 माइनस एज। कॉजेज ऑफ ड्राई टाइप ऑन द बोन मैरो एस्पिरेशन, ड्राई टाइप के कॉजेज क्या क्या होते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, ए प्लास्टिक एनीमिया और माइलोफाइब्रोसिस, AMHA हम। सो ए प्लास्टिक एनीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, हेरी सेल ल्यूकीमिया और AML-M7। फिर आते हैं माइलोफ्थिसिक एनीमिया। ट्रीटमेंट में क्या हो गया, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ट्रीटमेंट में हो गया स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और GM-CSF। फिर आते हैं सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया में, क्राइटेरिया फॉर सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया हो गया बोन मैरो सेलुलरिटी इज लेस देन 25%, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 20,000 पर माइक्रोलीटर, corrected reticulocyte count is less than 1%, absolute neutrophil count ANC is less than 5,000 per microliter, ठीक है। Very severe aplastic anemia में all above criteria except ANC is less than, ANC बोले तो absolute neutrophil count is less than 200 per microliter। So ये हो गया explanation।
एप्लास्टिक एनीमिया में भी सीवियर और वेरी सीवियर होता है। अगर न्यूट्रोफिल काउंट कम जाएगा 500 से 500 पर माइक्रोलीटर तो उसको कहेंगे सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया। और सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया बाकी फीचर क्या क्या है, बोन मैरो सेलुलरिटी 25 से कम है, मतलब 75 एज, उस लेवल का बर्बादी हो गया है बोन मैरो में, ठीक है। और प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 20 के पर माइक्रोलीटर, करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट इज लेस देन 1%। और वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया में सारे के सारे अब क्राइटेरिया जैसे कि बोन मैरो सेलुलरिटी लेस देन 25%, प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 20,000 पर माइक्रोलीटर, और करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट इज लेस देन 1%, और एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इज लेस देन 500 पर माइक्रोलीटर। बट एक चीज़ अंतर है कि यहाँ पे ANC जो है एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट वो और कम जाता है, 200 से भी कम। सो ये था एप्लास्टिक एनीमिया में सीवियरिटी का डिफ्रेंशिएशन कि सीवियर और वेरी सीवियर हो कैसे छाटोगे। बोन मैरो 25 से कम, WBC 20,000 से कम, मतलब प्लेटलेट, सॉरी WBC नहीं, रेटिकुलोसाइट काउंट इज लेस देन 1 और एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इज लेस देन 500 पर माइक्रोलीटर। और इधर वेरी सीवियर में 200 से भी कम और बाकी सब सेम। रेटिकुलोसाइट काउंट 1% से कम, प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम, और बोन मैरो सेलुलरिटी 25 से कम, ठीक है। और ऑल्सो नोट दैट द फैट नेचुरली इंक्रीजेज विद एज इन एज, सो धीरे धीरे सेल्स होते हैं बोन मैरो के हट जाते हैं, फैट उसमें से डिपॉजिट हो जाता है। और नॉर्मल सेलुलरिटी बोन मैरो निकालने के लिए 100 - एज ऑफ द पेशेंट कर दो, सो पता लग जाए कि कितना सेल्स है और बाकी बचा फैट खा जाता है। सो और उसमें भी फिर बोन मैरो में 25% से अगर कम हो गया तो उसको कहते हैं सीवियर। और उसके साथ अगर ANC 200 से कम है तो उसको कहते हैं वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया। सो एप्लास्टिक एनीमिया रिवाइज करेंगे। एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या, बोन मैरो सप्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम जाता है, RBC कम जाता है, WBC कम जाता है, प्लेटलेट कम जाता है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या कहते हैं, ओके लेट्स जस्ट सी द टॉपिक्स, ठीक है। एप्लास्टिक में वो क्या होता है, काजेस। सो काजेस कैन बी एक्वायर्ड और कंजेनिटल। एक्वायर्ड बोले तो ऐसे इंसान को एक्वायर किया थोड़ा देर नेचर से, तो उसमें भी क्या क्या हो सकता है, ड्रग्स, केमिकल्स, है ना। और क्या हो सकता है, वायरसेस जैसे कि पारोवायरस B19 और क्या था, Hep C, Hep D, है ना। सो ये हो गया वायरसेस। और क्या हो गया, ड्रग्स और केमिकल्स, ये हो गया। और फिर क्या हो गया उसके बाद हो गया ये हो गया एक्वायर्ड। और कंजेनिटल में फिर क्या क्या हो गया, कंजेनिटल में हो गया डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा, और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और DNA रिपेयर डिफेक्ट, फैनकोनीज एनीमिया इसको कहते हैं। सो इनहेरिटेड कॉज में हो गया फैनकोनी एनीमिया, DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। सो DD डायमंड शैचमैन और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा, DD डायमंड शैचमैन और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट DDD, फैनकोनी एनीमिया में होता है DDD, ठीक है, DNA रिपेयर डिफेक्ट और डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। डायमंड शैचमैन सिंड्रोम, DNA रिपेयर डिफेक्ट और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। डायमंड शैचमैन सिंड्रोम, DNA रिपेयर डिफेक्ट और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा। DNA रिपेयर डिफेक्ट, डायमंड शैचमैन सिंड्रोम और डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा।
डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा में क्या होता है? शॉर्ट टीलोमियर्स। फिर आता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में होता है पैलर, फटीग और इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस और ब्लीडिंग टेंडेंसी। सो पैलर, फटीग, इंक्रीज्ड ब्लीडिंग, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट भी कम रहना तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। पर स्प्लीन इज नेवर डिस्टर्ब। और लैब टेस्ट में क्या क्या कराओगे? पैनसाइटोपिनिया होगा और रेटिकुलोसाइटोपिनिया, ठीक है, पैनसाइटोपिनिया और रेटिकुलोसाइटोपिनिया, ठीक है। और पेरिफेरल स्मेयर में क्या देखोगे? स्मेयर बनाओगे तो नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा, ठीक है, नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और बोन मैरो एस्पिरेशन में ड्राई टाइप। सो क्या क्या हो गया क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में? सो इनहेरिटेड कॉजेज में क्या क्या हो गया? डीएनए डिफेक्ट, फैनकोनीज एनीमिया होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? डीएनए डिफेक्ट, डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा और क्या है डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा और डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा और डायमंड-स्चैचमर सिंड्रोम, डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा और डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा और डायमंड-स्चैचमर सिंड्रोम, डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा और डीएनए रिपेयर डिफेक्ट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो गया पैलर, फटीग और इंक्रीज इन्फेक्शन, ब्लीडिंग टेंडेंसीज। पैलर, फटीग, इंक्रीज टेंडेंसीज और इन फटीग, टायर्डनेस, पैलर, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसीज और पैलर और फटीग, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसीज और ब्लीडिंग इन्फेक्शन। Spleen is never involved in aplastic anemia, therefore splenomegaly is never seen. लैब टेस्ट में क्या हो गया? पैनसाइटोपिनिया, रेटिकुलोसाइटोपिनिया। स्मेयर प्रिपरेशन में क्या मिलेगा? स्पेयर में नॉनसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक और बोन मैरो टाइप में क्या मिलेगा? ड्राई टाइप। और सेलुलैरिटी जो है बोन मैरो को वेरी घट जाता है, 25% से कम में सीवियर हो जाता है। और एक्चुअली एज भी है उसका कंपोनेंट है कैलकुलेशन ऑफ सेलुलैरिटी ऑफ बोन मैरो का। बेसिकली 100 माइनस द एज ऑफ द पर्सन, तो सेलुलैरिटी ऑफ बोन मैरो निकल गया। 25 से कम सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया। और उसी में अगर ANC जो है 200 से कम हो गया पर टी माइक्रोलीटर तो उसको कहते हैं वेरी सीवियर। और 20,000 से कम प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर और रेटिकुलोसाइटिक काउंट हो गया लेस देन 1%, सो इसको कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली। और तो कुछ है नहीं। ट्रीटमेंट क्या है इसका? स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और GM-CSF। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और GM-CSF। अब आते हैं लास्ट वाले में, प्योर रेड सेल एप्लेसिया। इसमें क्या होता है? रिड्यूस एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स, हीमोग्लोबिन और रेटी काउंट तीनों कम जाता है। एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स कम है, हीमोग्लोबिन कम है और रेटी काउंट कम है। और इसके कॉजेज क्या क्या है? इनहेरिटेड, एक्वायर्ड और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो इनहेरिटेड में हो गया और एक्वायर्ड में हो गया। एक्वायर्ड में तो सेम ही, ऑलमोस्ट एक तो सेम है, पारावायरस B19 हो गया, थाइमोमा, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और सर्टेन B सेल डिसऑर्डर्स। सो पारावायरस B19, थाइमोमा, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक एनीमिया और सर्टेन B सेल डिसऑर्डर्स। इनहेरिटेड में क्या होगा? डायमंड ब्लैकमैन सिंड्रोम, रिड्यूस एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स, हीमोग्लोबिन और रेटी काउंट। हीमोग्लोबिन कम गया, रेटी काउंट कम गया और रिड्यूस एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स। सो रेड सेल एप्लेसिया। सो रिड्यूस्ड एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स, हीमोग्लोबिन कम और रेटी काउंट कम। कॉजेज इनहेरिटेड में हो गया डायमंड ब्लैकमैन सिंड्रोम, एक्वायर्ड में हो गया पारावायरस B19, थाइमोमा, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और सर्टेन B सेल डिसऑर्डर्स। पारावायरस B19, थाइमोमा, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया LL, ठीक है, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और सर्टेन B सेल डिसऑर्डर्स। सो पारावायरस B19, थाइमोमा, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, सर्टेन B सेल डिसऑर्डर्स। इनहेरिटेड
इनहेरिटेड में हो गया ब्लैक डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम, अक्वायर्ड में हो गया पारोवायरस B19 थाइमोमा, लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, सर्टेन बी सेल डिसऑर्डर, सब अक्वायर्ड हो गया। इनहेरिटेड में हो गया डायमंड ब्लैक फैन, उधर क्या था DNA रिपेयर डैमेज, डिस्केरेटोसिस कंजंक्टिवा, डिस्केरेटोसिस और कंजेनिटा और डायमंड स्टैचमेंट, ठीक है डायमंड स्टैचमेंट था इधर, ओके डायमंड स्टैचमेंट, और इधर है डायमंड ब्लैक फैन, उधर था डायमंड स्टैचमेंट, इधर था डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम। एक्वायर्ड हो गया कि पारोवायरस B19 थाइमोमा, लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और सर्टेन बी सेल डिसऑर्डर्स। लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, थाइमोमा, पारोवायरस B19 सब हो गया अक्वायर्ड में, और कंजेनिटल में हो गया डायमंड ब्लैक फैन। उधर कंजेनिटल में क्या था डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा और डायमंड स्टैचमैन, यहाँ पे था डायमंड ब्लैक फैन, ठीक है। इधर रिड्यूस एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर्स हीमोग्लोबिन रेटिको, उधर सब बढ़ रहा था एचएटो भी हो रहा था एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इन पारोवायरस B19 the erythroid precursors show dog ear erythroid precursor C, ठीक है। पारोवायरस B19 में erythroid precursors showed dog ear erythroid precursor C, तो क्या दिखा रहा है पारोवायरस B19 में क्या हो रहा है, पी से पारोवायरस और पी से हो गया प्योर रेड सेल एप्लेजिया, ठीक है। सो पी से हो गया प्योर रेड सेल एप्लेजिया और पी से हो गया पारोवायरस B19, पी से हो गया पारोवायरस B19 और पी से हो गया प्योर रेड सेल एप्लेजिया। The erythroid precursors showed dog ear erythroid precursors, ठीक है। तो erythroid precursors कैसा हो रहा है, dog ear erythroid precursor, erythroid precursor बेसिकली है ना, सो कम जाता है। यहाँ पे कैसा होता है erythroid precursor, dog ear shaped, शो डॉग ईयर erythroid precursor। अब आता है तीसरा माइलोप्थिसिक एनीमिया, ये तीसरा वाला है, इसी में कौन से वाले में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब का सब पढ़ किस में रहे हम लोग, हाइपोप्रोलिफरेटिव, जहाँ पे प्रोलिफरेटिव सेल्स कम हो रहे हैं, कहने का मतलब सब में रेटिक काउंट जो है थोड़ा घटेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेटिकुलोसाइटोपेनिया हुआ था, याद है, रेटिक काउंट घट रहा था, सो हाइपोप्रोलिफरेटिव मतलब प्रोलिफरेशन कम हो रहा है बेसिकली, राइट। तो माइलोप्थिसिक एनीमिया में भी वही होगा, एनीमिया कॉजिंग द स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ऑफ द बोन marrow like metastatic cancer, any granulomatous lesion of the bone, so anemia caused by a space occupying lesion of the bone marrow, जो बोन मैरो है ना उसका कोई स्पेस खा जा रहा है, ये मेनली कैसे हो सकता है, मेटास्टैटिक कैंसर, ग्रेनुलोमेटस लीजन ऑफ द बोन एटसेट्रा। RBC profile in these patients are teardrop shells also called as dacrocytes, so teardrop images हो गया या फिर dacrocytes कहते हैं इसको, RBC प्रोफाइल में दिखेगा, ठीक है। Teardrops shaped or also called dacrocytes. The smear will show a leukoerythroblastic blood picture. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. इसको कह रहे हैं the smear will show a leukoerythroblastic blood picture. इसमें क्या हो रहा है, immature cells appear in the blood because no space in the bone. So leukoerythroblastic blood picture होता है। In these patients are teardrop shaped, also called as dacrocytes, or anemia is caused by the space occupying lesions of the bone marrow like metastatic cancer, any granulomatous disease of the bone. So myelophasic anemia क्या है, hyperproliferative anemia है। ये anemia is caused by the space occupying lesion of the bone marrow, जैसे कि metastatic cancer हो गया, granulomatous lesion of the bone हो गया। RBC profile in these patients are teardrop shaped, also called as dacrocytes. The smear will show a leukoerythroblastic blood picture. Immature cells appear in blood because of no space in the bone. RBC blood picture patients are teardrop shaped, also called dacrocytes. The smear will show a leukoerythroblastic blood picture. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. The smear will show a leukoerythroblastic blood picture. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone.
Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. So immature cells blood में मिलेगा, स्पेस नहीं है बोन में, ठीक है. Anemia caused by space occupying lesion of the bone marrow like metastatic cancer, any granulomatous lesion of the bone. RBC profile in these pictures are teardrop shaped, shaped, also called as dacrocytes. The smear will show leucose erythroblastic blood picture. Immature cells appear in the blood because of no space in the bone. Blood because of no space in the bone. अब आगे आते हैं 65-year-old फीमेल इज प्योर रेड सेल एप्लाइड एंड a mediastinal mass. So mediastinal mass मतलब thymoma. So thymoma was congenital या acquired? I think acquired. So thymoma था, parvovirus B19 था, large granular lymphocytic leukemia था, ठीक है, large granular lymphocytic leukemia, ठीक है, और lastly but not the least certain B cell disorders. So 4 चीज़ें हो गए प्योर रेड सेल एप्लेजिया के लिए. क्या क्या हो गया? पार्वोवायरस B19, थाइमोमा, डॉग शेप्ड है ना, और डैक्रोसाइट्स किस में मिल रहा है? माइलोप्थिसिक में, ठीक है, माइलोप्थिसिक एनीमिया में डैक्रोसाइट्स मिल रहा है. प्योर रेड सेल एप्लेजिया में डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम, पार्वोवायरस B19, थाइमोमा, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और सर्टेन बी सेल डिसऑर्डर्स. पार्वोवायरस B19, थाइमोमा, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और सर्टेन बी सेल डिसऑर्डर्स. पार्वोवायरस B19, थाइमोमा और सर्टेन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और बी सेल डिसऑर्डर्स. लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, थाइमोमा, पार्वोवायरस B19, थाइमोमा, लार्ज लिम्फोसाइटिक ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और क्या क्या सर्टेन बी सेल डिसऑर्डर्स. So थाइमोमा, पार्वोवायरस B19, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, पार्वोवायरस B19 एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर से छीन लेगा डॉग ईयर. किस में डॉग ईयर मिल रहा है? पार्वोवायरस B19. और थाइमोमा में क्या मिल रहा है? मीडियास्टाइनल मास, ठीक है. तो दोनों का एक आइडेंटिफाइंग फीचर है थाइमोमा का, मीडियास्टाइनल मास, थाइमोमा थायराइड, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लाइकली कॉज? ओके, आइडेंटिफाई द मार्क्ड इन द गिवन पिक्चर. सो 1 हो गया, क्या 1 हो गया? आई थिंक 1 हो गया सी, एओसिनोफिल्स. फिर आता है 2 पे, 2 हो गया, बड़ा है ना, तो 2 वाला तो पता है अपने को, 2 वाला हो गया लिम्फोसाइट्स. फिर आते हैं 4 पे, 4 हो गया मोनोसाइट्स ना, हाँ मोनोसाइट्स हो गया 4. और 3 हो गया, 3 हो गया बेसोफिल्स. सो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ लिखने का. ओके, सो 4 हो गया बी यानी कि मोनोसाइट्स. सो 4 हो गया मोनोसाइट्स. देखो बड़ा है एकदम न्यूक्लियस, ऑक्यूपाइंग मोर देन 50%, 80% है ना मोनोसाइट, कुछ ऐसा मोनोसाइट हो गया, ठीक है. फिर आते हैं नंबर 2 पे. नंबर 2 पे क्या हो गया? ए यानी कि लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है. फिर आता है 1 पे, 1 पे होगा क्या? सी, एओसिनोफिल्स, एओसिनोफिल्स. फिर क्या हो गया? डी, डी में हो गया बेसोफिल्स, नहीं डी में हो गया, एक सेकेंड, डी में हो गया 3, हाँ डी में हो गया बेसोफिल्स. सो लिम्फोसाइट्स हो गया एकदम बेसिक, आरबीसी के शेप, आरबीसी के साइज़ का न्यूक्लियस जो होता है वो लिम्फोसाइट्स है. और मोनोसाइट्स तो बड़ा वाला न्यूक्लियस वाला है. बेसोफिल्स और एओसिनोफिल्स, एओसिनोफिल्स में वो स्पॉट्स आएगा ना पूरा ऐसे डॉट 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 पिंक पिंक, तो वो हो गया एओसिनोफिल्स, ठीक है. और लास्टली बट नॉट द लिस्ट हो गया बेसोफिल्स. सो एओसिनोफिल्स में वो पिंक पिंक ऐसा डॉट डॉट आएगा और फिर बेसोफिल्स हो गया ना. सो दैट्स इट. ओके, आगे चलते विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट चांसेस ऑफ अ ड्राई टैप. तो ड्राई टैप में कौन सा नहीं होता? बोन मैरो में ड्राई टैप किस में होता है?
ए प्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। सो यहाँ पे आता है आंसर फॉलिकुलर लिम्फोमा। ओके, इन चारों में से किस में हो रहा है, तो फॉलिकुलर लिम्फोमा में हो रहा है। ओके, लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ओके, फॉलिकुलर लिम्फोमा होता क्या वैसे? हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट कहाँ होता है? विजिबल कहाँ होता है? माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल आई वाले में, इंटरमीडिएट में। और शुरू कहाँ पे होता है? प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में। नॉर्मोब्लास्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में नहीं होता, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में होता है शुरू। और दिखता है कहाँ पे जाके? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में जाके। और कितना दिन लगता है रेटिकुलोसाइट को मैच्योर होने में आरबीसी में? 102 दिन। रेटिकुलोसाइट टू आरबीसी होता है 102 दिन, रेटिकुलोसाइट से आरबीसी, ठीक है। न्यूक्लियस किन दोनों में नहीं होता? रेटिकुलोसाइट और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। रेटिकुलोसाइट और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही रेटिकुलोसाइट में होता, ना ही आरबीसी में होता। पूरे प्रोसेस को कितना दिन लगता है? 120 दिन, मतलब 120 दिन जिंदा रहता है, सॉरी। और नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। और रेटिकुलोसाइटोपेनिया क्या क्या हो गया? बोन मैरो सप्रेशन और एप्लास्टिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और रेटिकुलोसाइटोसिस का एग्जांपल क्या हो गया? ट्रीटमेंट का कारण इफेक्ट हो सकता है B12 और उसका। और पहला दो एनीमिया जो कि है हीमोलाइटिक और क्रॉनिक एंड एक्यूट ब्लड लॉस वाला एनीमिया, ठीक है। और रेट अकाउंट 0.5 से 1% 0.5%, 82 to 96 फेमटोलीटर, 27 to 33 ग्राम पे पिकोग्राम, ये हो गया MCH। और MCHC हो गया वो अलग है, वो है 32 ऐसा है ना, 33 to 37 ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। उसमें ये सब नहीं है। स्प्लीनोमेगाली क्यों नहीं दिखता? ए प्लास्टिक एनीमिया क्योंकि कोई लेना देना नहीं, सर बोन मैरो। और लैब फाइंडिंग से क्या क्या है? ए प्लास्टिक एनीमिया में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है ही, पैनसाइटोपेनिया है ही, और रेटिकुलोसाइटो नहीं, और क्या है? रेटिकुलोसाइटोपेनिया है, ठीक है। पैनसाइटोपेनिया, रेटिकुलोसाइटोपेनिया, ये प्लास्टिक एनीमिया में। ड्राई टाइप मिलता है, बोन मैरो बायोप्सी करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में दिख जाएगा, और बोन मैरो खाली रहेगा। और सेलेब्लेजिया में पार्वायरस B19 है, थाइमोमा है, और क्या है? लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। पार्वायरस B19 में कैसा दिखता है? थायराइड प्रिकर्सर्स में, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स कैसे दिखता है? डॉग ईयर शीट। और माइलोप्लास्टिक एनीमिया में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ऑफ द बोन, मेटास्टैटिक कैंसर, एनी ग्रैनुलर मैटर डिजीज लीजन ऑफ द बोन। RBC profile in these patients are teardrop shaped, also called dacrocytes. This smear will show leukoerythrocyte erythroblastic. So leukoerythroblastic देखिएगा तीसरे वाले माइलोप्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। क्या देखिए? ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक एनीमिया में ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक ब्लड पिक्चर। माइलोप्लास्टिक एनीमिया क्या रहेगा? ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक ब्लड पिक्चर दिखेगा। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ऑफ द बोन मैरो इज मेटास्टैटिक कैंसर, न्यू ग्रैनुलर लीजन ऑफ द बोन। RBC प्रोफाइल शो ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक ब्लड पिक्चर, immature cells in blood and no space in the bone, ठीक है। स्पेस नहीं बचा बोन में, सो इमेच्योर सेल्स दिख जाएगा। तो ब्लड पिक्चर में क्या दिखेगा? इमेच्योर सेल्स, जो कि है ल्यूकोब्लास्टिक और एरिथ्रोब्लास्टिक। सो ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक ब्लड पिक्चर दिखेगा, ब्लड में घुस जाएगा सब, क्योंकि बोन में तो स्पेस बचा नहीं, क्योंकि वो कौन ऑक्यूपाई कर लिया? मेटास्टैटिक कैंसर या फिर ग्रैनुलोमेटस डिजीज है ना, ऑफ द बोन, ग्रैनुलोमेटस लीजन ऑफ द बोन। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट चांसेस ऑफ ड्राई टैप ऑन बोन मैरो एस्पिरेशन? बोन मैरो का एस्पिरेशन करने में सबसे कम चांसेस का ड्राई टैप का, मतलब कौन भरा भरा रहेगा? तो देखो, हेरी सेल ल्यूकीमिया भरा भरा नहीं रहेगा। तो फॉलिकुलर लिम्फोमा, इसमें क्या है कि ड्राई टैप नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
हाँ 49-year-old वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो किडनी में क्या होता है, नॉर्मोसाइटी, ठीक है। फिर 3 month हिस्ट्री ऑफ फटीगेबिलिटी। फटीगेबिलिटी कहाँ होता है, ये प्लास्टिक नियम में। ओके, बहुत सारे नियम था। फिजिकल एग्जामिनेशन शो सबकंजंक्टिवल पैनल। और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज लेस, लिटिल लेस, थोड़ा कम है। मीन क्रॉस वॉल्यूम इज 86, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक भाई। सीरम फेरिटिन इज 110 नैनोग्राम पर ml। ट्रीटमेंट विद एरिथ्रोपोएटिन इज बिगन। एरिथ्रोपोएटिन से ट्रीटमेंट बना, क्योंकि एनीमिया तो है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम है। पेरिफेरल ब्लड स्टेन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 1 week ऑफ द ट्रीटमेंट। फोटो शोज स्टेन। सो कौन सा स्टेन है, सुप्रावाइटल स्टेन या फिर इसको क्या कहते हैं, न्यू मिथाइलिन ब्लू या फिर न्यू क्रिसाइल ब्लू या फिर क्रिसाइल मिथिलिन ब्लू या फिर न्यू मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। क्रिसाइल मिथिलिन ब्लू या न्यू मिथिलिन ब्लू। तो ये क्या है, सुप्रावाइटल स्टेन। The prominent color of the intracellular structure in some of the cells is most likely the result of staining of which of the following। ये होगा राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए से होता है, ओके। या पता है अपने को, राइबोसोमल आरएनए होता है। इस वाले में डीएनए नहीं होता, ऐसा कुछ दिया होता है यहाँ पे सुप्रावाइटल स्टेनिंग, ठीक है। तो स्पेशल स्टेन यूज टू व्यू और रेटिकुलोसाइट हो गया सुप्रावाइटल स्टेन। इसमें क्या होगा, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मिथिलिन ब्लू और ब्रिलियंट क्रिसाइल। क्रिसाइल वाला ब्रिलियंट में बीहेंचोक BC, ब्रिलियंट क्रिसाइल और न्यू मिथिलिन ब्लू, ठीक है। NMNO, ठीक है। तो न्यू मिथिलिन ब्लू बेटर है और ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, ठीक है। ये दोनों हो गया सुप्रावाइटल स्टेन। सुप्रावाइटल स्टेन द लिविंग स्टेट और लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, इन दिस केस RNA। सो लिविंग स्टेट ऑफ द सेल सुप्रावाइटल, वाइटल मतलब जिंदा, ठीक है ना। ये फास्ट होता है, आधे घंटे के लिए होता है, जिंदा है ना। सो इन दिस केस RNA। सो वही बता रहा है, द ब्लू फिलामेंट्स इन द रेटिकुलोसाइट्स। तो रेटिकुलोसाइट्स में सुपरवाइटल स्टेनिंग किया है। जो ब्लू फिलामेंट दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, वो क्या है, RNA है। दैट इज देयर रेटिकुलम में RNA एनहेंस रेटिकुलोसाइट। RNA क्यों कहते हैं, रेटिकुलोसाइट क्योंकि RNA होता है, ठीक है। और अंदर स्टेन फॉर द रिमेंबर, ब्लू से याद कर सकते हैं प्रूशियन ब्लू, वो वाला आयरन और हीमोसिड्रिन के लिए यहाँ पे नहीं है। प्रूशियन ब्लू यहाँ पे नहीं है, पर्ल स्टेन। सो प्रूशियन ब्लू, पर्ल स्टेन, आयरन और हीमोसिड्रिन के लिए यहाँ पे फायदा नहीं है। और बाकी रेटिकुलोसाइटोपेनिया और रेटिकुलोसाइटोसिस देख लो एक बार फिर से। क्रॉनिक एंड एक्यूट ब्लड लॉस और हीमोलाइटिक एनीमिया और क्रॉनिक एंड एक्यूट ब्लड लॉस और या ट्रीटमेंट में करेंगे तो भी रेटिकुलोसाइटोसिस हो सकता है। रेटिकुलोसाइटोपेनिया मेनली हो गया अपना हाइपोप्रोलिफरेटिव, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया और बोन मैरो सप्रेशन हो गया उसी में। और हो गया अपना ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइटोपेनिया होता है, मतलब रेटिक काउंट घट जा रहा है, ठीक है ना। मेन चीज़ ये है, ठीक है। और तो RNA के कारण हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको रेटिकुलोसाइट भी कहते हैं। सुपरवाइटल स्टेन कौन कौन है, ब्रिलियंट क्रिसाइल और न्यू मिथाइल। आयरन वाला अलग है, वो है प्रूशियन ब्लू, पर्ल स्टेन, उसका कोई लेना नहीं है। माइलोप्लास्टिक एनीमिया में कैसा दिखता है ब्लड पिक्चर, ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक ब्लड पिक्चर, क्योंकि उधर चले जाते हैं इसको क्या। और RBC प्रोफाइल इसमें कैसा दिखता है, टीयर ड्रॉप शेप्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज डैक्रोसाइट्स। टीयर ड्रॉप शेप्ड सेल्स दिखेंगे, इसको कि हम लोग और क्या कहते हैं दूसरे नाम से, डैक्रोसाइट्स, ठीक है। सो टीयर ड्रॉप शेप्ड या फिर डैक्रोसाइट्स दिखेंगे। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पियर्स। दिस वाज चैप्टर नंबर 25।